हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गवर्नेंस की सीरीज में आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो है हाल ही में जो आप लगातार न्यूज में सुन रहे होंगे कि लक्षद्वीप जो कि हमारी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, वहां पर जो नए कानून लाए जा रहे हैं और उन कानूनों के विरोध में जो वहां की आम जनता के कुछ ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं, क्या एक्चुअली रीजंस हैं कि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वहां की लोकल पॉपुलेशन है, दोनों में लगातार एक विवाद बना हुआ है, एक गतिरोध बना हुआ है। दोस्तों, गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे वीडियोस होंगे वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, गवर्नेंस पे क्लिक करेंगे, सारे गवर्नेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको एक जगह गवर्नेंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इस शॉर्ट वीडियो को। सबसे पहले और इससे पहले कि हम आपको बताएं कि अभी जो इशू चल रहा है लक्षद्वीप से रिलेटेड, और इनफैक्ट अगर आप सही मायने में चर्चा करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप जनरली न्यूज में बहुत ही कम रहता है। पिछले 2 या 3 हफ्तों की अगर आप बात करें तो लक्षद्वीप में जो ये कंट्रोवर्सी नई उभर कर आ रही है, जिसको दोनों ही यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां की लोकल पॉपुलेशन पब्लिक के साथ मिलकर रिजॉल्व करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो लक्षद्वीप के बारे में कुछ बात हो जाए। लक्षद्वीप है क्या? लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स, 36 आइलैंड्स जिसमें 12 अटोल्स हैं और केरला के ये एकदम नजदीक है। केरला के ये बेसिकली मेरे लेफ्ट साइड में पड़ता है, केरला से सबसे नजदीक पड़ता है और केरला से ही जितनी भी एसेंशियल सप्लाईज हैं, जो भी आवश्यक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सामग्री है, सभी की सप्लाई लगातार केरला से होती है। और जैसा मैंने कहा कि टोटल इसमें 36 आइलैंड्स हैं। उन 36 आइलैंड में से सिर्फ 10 ही ऐसे आइलैंड हैं जिनमें पॉपुलेशन रहती है, जिनमें लोग रहते हैं। बाकी जो 26 आइलैंड्स हैं वो आज की तारीख में भी टोटली बेसिकली हैबिटेशन लेस हैं, खाली हैं। अगर आप इसकी इतिहास की बात कर लें, पुरानी हिस्ट्री की बात कर लें, तो लक्षद्वीप एक जमाने में जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, मैड्रास प्रेसिडेंसी, उसका हिस्सा हुआ करता था। लक्षद्वीप 1956 में जब केरला अपने आप में एक अलग स्टेट बना मैड्रास प्रेसिडेंसी से टूटकर, उस वक्त लक्षद्वीप को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषित किया। इसकी अगर आप डेमोग्राफी देख लें, डेमोग्राफी का मतलब कि कितनी पॉपुलेशन है, किस टाइप की पॉपुलेशन है, तो लक्षद्वीप एक छोटी सी और सबसे छोटी इनफैक्ट हमारी यूनियन टेरिटरी है। इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी जरा आप अंदाजा लगाइए। एक छोटे कस्बे के बराबर, सिर्फ 65,000 पीपल एज पर 2011 सेंसस। सिर्फ 65,000 लोग यहां पर रहते हैं। जो हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें सबसे छोटी यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप ही है। दोस्तों, और इस 65,000 की पॉपुलेशन में, 65,000 की पॉपुलेशन में 96% इसमें मुस्लिम्स हैं और 94.8% यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। फ्रेंड्स, लैंग्वेज की अगर बात देखें तो चूंकि लक्षद्वीप ज्योग्राफिकली केरला से हमेशा इन्फ्लुएंस रहा है, कनेक्टेड रहा है, ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट रहा है, तो यहां पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मलयालम बोलती है या यहां की जो लोकल लैंग्वेज है दिहेवी, उसको भी लक्षद्वीप में कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। अगर हम यहां की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लें तो लक्षद्वीप में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर इलेक्शन में हर 5 साल में चुने जाते हैं। अभी वहां के जो एमपी हैं मोहम्मद फैजल, अभी एनसीपी से हैं, 2014 से लगातार यहां के वो सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। उनसे पहले 10 लगातार कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, मतलब लगभग 50 साल में कहूंगा, 1967 से 2004 तक यहां पे पीएम सईद ज्यादातर कांग्रेस की सीटों पर या कांग्रेस के टिकट पर लड़कर हमेशा यहां से विनर रहे हैं। दोस्तों, यूनियन टेरिटरी होने के नाते जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से रिलेटेड, वो होगा यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन। यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कहूं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, तो वो है द्वीप पंचायत काउंसिल्स। इसका मतलब जो हमारी लोकल बॉडी गवर्नेंस है, चाहे वो हमारी नगर पालिका सिस्टम हो, चाहे हमारा पंचायती राज सिस्टम हो,
पूरी तरह लक्षद्वीप में भी लागू है, एक्टिव है, जीवंत है, लाइव है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात रही कि लक्षद्वीप ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और अगर हम कहें कल्चरली, डेमोग्राफिकली किस तरीके से लोकेटेड है, कैसे सिचुएटेड है, क्या उसका कॉम्पोजिशन है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी या लक्षद्वीप हाल ही में न्यूज में क्यों रहा। इसका जो एक कारण बताया जा रहा है, माना जा रहा है, वो ये है कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरी के जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो यूटी एडमिनिस्ट्रेटर उनको कहा जाता है। दिल्ली में जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लक्षद्वीप में यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने हाल ही में 4 अलग अलग कानून ड्राफ्ट फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि उन कानूनों को फाइनल करके लक्षद्वीप में उनको लागू करवाया जा सके। और ये 4 कानूनों के कारण जो चेंजेस उन्होंने प्रपोज किए हैं उसको लेकर वहां की जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें कुछ अनकंफर्ट है, डिस्कंफर्ट है, उसको लेकर कुछ संशय है। शायद हो सकता है कि पार्टीज के बीच में कुछ हद तक मिसकम्युनिकेशन हो, चीजें शायद प्रॉपरली कम्युनिकेट ना हो पाई हो, या लोग जो चेंजेस आ रहे हैं किस तरीके से उनकी लाइफ को इंपैक्ट करेंगे उस चेंज को शायद प्रॉपरली ना समझ पाए हों। तो अगर वो 4 मैं कानून आपको बताऊं जो कि अभी ड्राफ्ट फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय लक्षद्वीप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहला जो ड्राफ्ट लॉ है वो है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021। सेकंड जो कानून इंट्रोड्यूस किया गया है वो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स रेगुलेशन, जिसको PASA भी कहा गया है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कानून है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है वो है लक्षद्वीप पंचायती रेगुलेशन 2021। और जो लास्ट चौथा कानून जिसके कारण ये सिचुएशन क्रिएट शायद हो गई है वो है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। और लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इन रेगुलेशंस के साथ और इनके जरिए कोशिश की जाएगी कि लक्षद्वीप के डेवलपमेंट को और तेजी से बढ़ाया जाए, एक्सपेडिट किया जाए, साथ ही साथ वहां की जो पब्लिक है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म है, उसको किस तरीके से इन डिफरेंट चेंजेस के थ्रू आगे हम बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन इन 4 कानूनों के जरिए जो चेंजेस आएंगे, शायद बदलाव आएंगे, उनके प्रति जो पब्लिक का रिजेंटमेंट है, रिएक्शन है एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का, वो शायद 100% फेवरेबल नहीं है। अगली कुछ स्लाइड में हम एक एक मुद्दे पे बात करेंगे कि वो कौन से 5 या 6 बड़े चेंजेस आ सकते हैं इन 4 कानूनों को इनके करंट फॉर्मेट में अगर लक्षद्वीप में लागू कर दिया जाए। लोगों की लाइफ को कैसे वो चेंज कर सकते हैं, उनके कल्चर को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम में क्या बदलाव आ सकते हैं, और किस वजह से हो सकता है कि या तो कानून लोगों को प्रॉपर्ली समझाए ना गए हों, कम्युनिकेट ना किया गया हो, या हो सकता है कि लोग इन कानूनों को प्रॉपर्ली समझ ना पा रहे हों। तो उन 5 या 6 विषयों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे मैं कहूंगा कंट्रोवर्शियल और मैं कहूंगा सबसे सेंसिटिव जो चेंज प्रपोज किया गया है वो ये है कि लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के अंदर काउ स्लॉटर मतलब गौवंश का वध, साथ ही साथ बीफ पे पूरी तरह बैन होगा। जो प्रपोजल है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का उसके हिसाब से स्लॉटर ऑफ काउ, काफ, बुल, बफेलो, इन सभी का स्लॉटर पूरी तरह निषेध रहेगा, बंद रहेगा, जब तक आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इस बारे में एक सर्टिफिकेट ना ले लें। उसी के साथ किसी भी तरह की सेल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज बीफ प्रोडक्ट्स का पूरी तरह बैन रहेगा। और जो इस कानून का उल्लंघन करेगा, लॉ को वायलेट करेगा, उसको 1 साल तक की जेल और लगभग 10,000 रुपए का जुर्माना इंपोज किया जा सकता है। जो लोकल पॉपुलेशन है उसका कहना है कि ये जो चेंजेस लाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लोकल बिलीफ सिस्टम रहा है सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से,
उसमें जो हमारा खान पान डेवलप हो गया है, अगर उसमें कोई प्रपोज चेंज लाया जा रहा हो तो कम से कम उसकी हमको एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए। साथ ही साथ हमसे कंसल्टेशन भी एक होना चाहिए कि उस चेंज को किस तरीके से दोनों पार्टीज मिलकर इंप्लीमेंट कर सकें। तो पहला बड़ा चैलेंज रहा दोस्तों, बैन ऑन काउ स्लॉटर एंड बीफ। जो सेकंड बड़ा चेंज मैं कहूंगा इन रेगुलेशंस के थ्रू आ रहा है वो है 2 चाइल्ड पॉलिसी, मतलब सिर्फ 2 बच्चों का नियम। जो ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन है 2021 उसमें प्रपोजल दिया गया है कि वो लोग जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हों, पीपल विद मोर देन 2 चिल्ड्रन, ऐसे लोगों को ग्राम पंचायत का सदस्य या उसका चुनाव लड़ने से रोका जाए, मना किया जाए, डिबार किया जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे लोग जिनके पहले से 2 बच्चे हैं और जिनको रेगुलेशन अभी डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है, तो वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं या ग्राम पंचायत के सदस्य बन गए हैं या उसके मेंबर बन गए हैं किसी तरीके से या पदाधिकारी बन गए हैं, तो अब वो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे अगर ये रूल बेसिकली इफेक्ट में आ जाता है। इस रूल को वहां की लोकल पॉपुलेशन प्लस वहां की जो लोकल पॉलिटिकल पॉपुलेशन है, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो, पार्टीज ने इसका काफी जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया है कि ये हमारा जो पर्सनल बिलीफ है, पर्सनल इंटरेस्ट है, हमारा जो फैमिली सिस्टम है, उसमें एक इंटरफेरेंस की तरह इस प्रपोज लेजिस्लेशन को देखा जा रहा है दोस्तों। जो अगला बड़ा चेंज मैं जिसे कहूंगा वो है बेसिकली कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज किया है कि लिकर मतलब शराब, इसको अलाउ किया जाएगा ऐसे रिजोर्ट्स जहां पर बेसिकली लोग रहते हों, जहां पे इनहेबिटेशन हो। अगर आप आज की बात देख लें कि लक्षद्वीप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, माना जाता है, तो क्या लिकर वहां पे आज अलाउड नहीं है? आप बताइए कि आज की क्या सिचुएशन लक्षद्वीप में होगी। लक्षद्वीप में आज की तारीख में सिर्फ एक आइलैंड जिसका नाम है बंगारम आइलैंड, सिर्फ उस आइलैंड पे जो वहां पे रिजॉर्ट्स हैं, उन रिजॉर्ट्स में बेसिकली लिकर सेल अलाउड है। वहां के जो कलेक्टर हैं 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर श्री एस अस्कर अली, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि परमिट जो दिया जाएगा लिकर सेल का वो सिर्फ टूरिस्ट को दिया जाएगा, ना कि वहां की लोकल पॉपुलेशन को। लोकल पॉपुलेशन का इसमें जो बेसिकली प्रोटेस्ट है या उनका जो विवाद है वो ये है कि हमारे इस आइलैंड पे हमारी कल्चरल सेंसिटिविटी की वजह से, हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम की वजह से लगातार सैकड़ों सालों से लगभग पूरे आइलैंड में शराबबंदी पूरी तरह लागू हो रखी थी। लेकिन अगर इन रिजॉर्ट्स को अलाउ किया जाएगा लिकर सेल को, तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारी यंगर पॉपुलेशन है या नेक्स्ट जनरेशन है, हो सकता है लिकर के दायरे में आना शुरू हो जाएं और उससे हमारे फैमिली सिस्टम पे, हमारे वैल्यू सिस्टम पे, हमारे कल्चर पे, हमारे ट्रेडिशन पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। जो मैं कहूंगा चौथा बड़ा चेंज है वो है कि लैंड एक्विजिशन के जो पावर्स हैं इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन या LDAR प्रपोज किया है, उसके हिसाब से आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए स्वीपिंग बेसिकली चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप वहां जमीन खरीद सकेंगे, कौन खरीद सकेगा, किस किस की कंसेंट की जरूरत है, सहमति की जरूरत है, और अगर सहमति नहीं मिलेगी तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास किस तरह की पावर्स होंगी उस जमीन को खरीद कर वहां पे डेवलपमेंट वर्क को कैरी आउट करने की कोशिश करने में। और ऐसे भी डिक्लेरेशंस और ऐसे भी प्लान्स हैं कि लक्षद्वीप में कुछ प्लान्ड एरियाज या प्लानिंग एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएंगे जिनका प्लानिंग और डेवलपमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जल्दी से तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है उसका प्रोटेस्ट है, कहना है कि ये जो चेंजेस हैं, हमारी जमीन है, अगर उसके एक्विजिशन में किसी तरह का कोई बदलाव आता है तो कम से कम हमसे पूछा जाना चाहिए था, हमसे कंसल्टेशंस किए जाने चाहिए थे, और फिर दोनों पक्षों में जो सहमति बनती उसके आधार पे जो नियम है, कानून है, उनको ड्राफ्ट किया जाना चाहिए था, फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए था।
इसके साथ ही साथ उनका यह भी डर है कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी है यहां की। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स घूमे हैं, तो यहाँ की चाहे सीशेल्स हो, चाहे यहाँ पे कोरल रीफ्स हो, या फिर बेसिकली ओशन हैबिटेशन हो, इकोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, एक बहुत डेलिकेट बैलेंस में सब कुछ वहां पे मेंटेन्ड है। इस तरीके से लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से हो सकता है कि ये जो फ्रेजाइल इकोलॉजी हो, ये किसी ना किसी तरीके से टाइम के साथ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए। और अगर इकोलॉजी वहां पे डिस्ट्रॉय होती है तो लोगों की बेसिकली जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनका सबसिस्टेंस है, जिसके आधार पे वो अपना जीवन अर्जन करते हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनका वैल्यू सिस्टम है, टूरिज्म है, हर चीज पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। तो ये रहा एक अगला बड़ा चेंज, और मैं कहूंगा कि जो अगला बड़ा चेंज रहा वो है एंटी गुंडा रेगुलेशन। लक्षद्वीप ने प्रपोज किया है लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि वो पब्लिक ऑर्डर या पीस को ब्रीच कर सकता है, खराब कर सकता है, तो उसको आप 6 महीने से लेके 1 साल तक प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव कस्टडी में आप रख सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं बिना किसी लीगल रिप्रेजेंटेशन के। और लोगों का यह कहना है कि लक्षद्वीप लगभग क्राइम फ्री है, यहां पे क्राइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर क्या जरूरत थी इतने सख्त कानून की एक ऐसी जगह जहां क्राइम पहले से होता ही नहीं है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इस बारे में जो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनका कहना है कि हाल ही के दौरान देखा जा रहा है कि बहुत सारे केसेस, चाहे वो स्मगलिंग के हों, चाहे वो ड्रग्स के हों, चाहे वो वेपन्स के हों, एम्यूनेशन के हों, नेशनल सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से जो एक्टिविटीज हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, उससे रिलेटेड हों, ऐसे केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इस वजह से जरूरत हो गई थी कि इन कानूनों को सख्त किया जाए और ज्यादा टफ बनाया जाए। एक जो लास्ट इश्यू मैं कहूंगा जो उभर कर आ रहा है जब बात करें हम यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप की, तो वो है कोरोना या कोविड-19 से संबंधित जो प्रोटोकॉल्स हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो अभी तक लक्षद्वीप में जो नियम थे उसके हिसाब से लक्षद्वीप ने अपने कोविड-19 या कोरोना को बेहद कंट्रोल में रखा हुआ था। और उसका एक बड़ा कारण बताया जाता है कि लक्षद्वीप में केरला की तरह बड़े ही टफ स्ट्रिंजेंट क्वारंटाइन रूल्स थे, और जो भी व्यक्ति लक्षद्वीप में ट्रेवल करना चाहता था उसको पहले मैंडेटरी क्वारंटाइन में रहना पड़ता था। कोची और कवराती यहां पे क्वारंटाइन होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद ही वो लक्षद्वीप में अपना ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अभी जो नए नियम हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसके हिसाब से किसी की भी अगर आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है पिछले 48 घंटे में, तो बिना क्वारंटाइन हुए वो लक्षद्वीप ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि आरटीपीसीआर किसी भी साइंटिफिक टेक्निक की तरह 100% फुल प्रूफ नहीं है। इस चेंज को आने के बाद देखा गया है कि जहां लक्षद्वीप में पहले 0 कोरोना के या कोविड के केसेस देखे जा रहे थे, वो केसेस अब बढ़कर लगभग 7,300 केसेस ऑफ कोरोना हो गए हैं। उसमें 28 लोगों की अभी तक जान भी जा चुकी है। तो वहां के लोकल पॉपुलेशन का कहना है कि जो पुराने नियम थे कंपलसरी मैंडेटरी क्वारंटाइन के, उनको क्यों ना मेंटेन किया जाए, जब उन लॉस की वजह से हम पूरे 65,000 की पॉपुलेशन को कोरोना फ्री रख पाए, तो उन्हीं स्ट्रिंजेंट, उन्हीं टफ क्वारंटाइन रूल्स को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। सो दोस्तों, आज के शॉर्ट वीडियो को हम यहीं खत्म करना चाहेंगे। हमने सबसे पहले आपको बताया लक्षद्वीप के बारे में, हमने बताया उसकी डेमोग्राफी के बारे में, हमने आपको बताया कि वो 4 कौन से नए ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, और उन ड्राफ्ट रेगुलेशंस की वजह से जो लोकल पॉपुलेशन की लाइफ में वहां इंपैक्ट पड़ सकता है, वो कौन कौन से इंपैक्ट हो सकते हैं, चाहे वो टू चाइल्ड पॉलिसी हो, चाहे वो काउ स्लॉटर या बीफ बैन हो, चाहे वो सेल ऑफ लिकर हो, चाहे लैंड एक्विजिशन हो, चाहे कोविड-19 का बेसिकली जो नए रेगुलेशंस, रिलैक्स रेगुलेशंस है वो हो, चाहे पंचायती रेगुलेशंस में जो चेंजेस लाए जा रहे हैं वो हो। अच्छी बात यह है दोस्तों इस देश की कि कभी भी कोई इस तरह का टकराव की स्थिति बनती है तो उसके लिए हमेशा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मींस दरवाजे हमेशा
खुले होते हैं। और इसी क्रम में इन ड्राफ्ट्स को पब्लिक ओपिनियन के लिए जब रखा गया, पब्लिक ने अपना इसमें फीडबैक दिया, कुछ इश्यूज पे पब्लिक सहमत हुई, कुछ इश्यूज को लेके पब्लिक के मन में अभी भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। इन सभी को अब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है यूनियन टेरिटरीज की, वहां पर इन सारे व्यूज को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को रखा गया है, पहुंचाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पार्टीज आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ डिस्कस करके चीजों को, इसका कोई ना कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। मुझे लगता है यही हमारे देश की स्ट्रेंथ है, हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, और इसी को कहते हैं विविधता में भी एकता। तो इसी के साथ दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। लक्षद्वीप में जो करंट सिचुएशन चल रही है, इसके क्या कारण रहे हैं, क्या इश्यूज हैं, इसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी होगी। इसी के साथ आज का ये शॉर्ट वीडियो हम यहीं खत्म करना चाहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।